नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 27 जुलाई को अपना लिखित पक्ष दाखिल कर दिया है। इस दस्तावेज में सरकार शुरुआत से पूरी भर्ती प्रक्रिया का क्रमवार विवरण दे रही है। आइए प्रत्येक बिंदु को सरल भाषा में समझते हैं। बिंदु नंबर 1 आपके सामने है। बिंदु नंबर 1 का अर्थ है 1 दिसंबर 2018 के शासन आदेश जीओ के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी। यह चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा वर्ष 2018 के 22वें संशोधन के अनुसार कराई जानी थी। इसको हम और सरल तरीके से बताते हैं। सरकार अपने पहले बिंदु में केवल यह बता रही है कि 69,000 भर्ती कोई अचानक शुरू नहीं हुई थी, बल्कि 1 दिसंबर 2018 के शासन आदेश के आधार पर शुरू हुई थी और उस समय जो नियम लागू थे उन्हीं के अनुसार भर्ती कराई जानी थी। बिंदु नंबर 2 के अनुसार हिंदी अनुवाद 6 जनवरी 2019 को ATRA 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद 7 जनवरी 2019 के शासन आदेश द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 65% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक को न्यूनतम अहकारी अंक क्वालिफाइंग मार्क घोषित किया गया। मतलब दूसरे बिंदु में सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि परीक्षा पहले हुई और उसके बाद सरकार ने 65% तथा 60% को न्यूनतम इन्हीं अर्हता अंकों के आधार पर आगे बढ़ी है। बिन आदेश जिसमें 65% और 60% अहकारी अंक निर्धारित किए गए थे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 6 मई 2020 को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस शासन आदेश को वैध माना और सरकार को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद 18 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने भी राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाई कोर्ट के निर्णय को सही माना और 7 जनवरी 2019 के शासन आदेश की वैधता को बरकरार रखा। कहने का मतलब यह है, सरकार तीसरे बिंदु में यह साबित करना चाह रही है कि 65% और 60% की कट ऑफ पहले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से वैध घोषित हो चुकी है। इसलिए सरकार का यह तर्क है कि इस मुद्दे पर अब दोबारा विवाद की आवश्यकता नहीं है। बिंदु नंबर 4 की तरफ आते हैं। बिंदु 4 का मतलब यह है, फलस्वरूप ATRA 2019 का परिणाम 12 मई 2020 को घोषित किया गया। इस परीक्षा के लिए कुल 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 1,46,060 अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसका सीधा अर्थ है कि शिक्षा भर्ती के लिए पहले ATRA 2019 परीक्षा कराई गई, जिसमें लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा देने के बाद लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी सफल हुए और आगे की चयन प्रक्रिया इन्हीं सफल अभ्यर्थियों के आधार पर शुरू कराई गई। बिंदु नंबर 5 को समझते हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने 1 जून 2020 को सेवा नियमावली 1981 के परिशिष्ट 1 में निर्धारित क्वालिटी पॉइंट वेटेज प्रणाली के आधार पर 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रकाशित की। साथ ही अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के 1,133 पद योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए। इसका मतलब है
इसका अर्थ है कि सरकार ने 69,000 पदों में से पहले चरण में 67,867 अभ्यर्थियों का चयन किया, जबकि 1133 एसटी पद योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली रह गए और यही रिक्त पद आगे चलकर भर्ती विवाद का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं, जो पद ये एससी वर्ग को दिए जाने चाहिए। बिंदु नंबर 6, महेंद्र पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मामले में यह मुद्दा उठाया गया कि एमआरसी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी अर्थात आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को अनारक्षित जनरल रिक्तियों पर नियुक्त करने के बजाय आरक्षित सीटों पर नियुक्त किया गया। वहीं कुछ अन्य रिट याचिकाओं जैसे रोबिन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिट ए संख्या 8142/2020 में यह तर्क दिया गया कि जिन अभ्यर्थियों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने यूपी टेट या एटीआरए 2019 में आरक्षित वर्ग को मिलने वाली 5% छूट का लाभ देकर योग्यता प्राप्त की थी, उन्हें सामान्य अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित होने की अनुमति राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए थी। इसमें यह लिखा हुआ है। पैरा नंबर 6 हमारा थोड़ा बड़ा है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और तो साथियों, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग विवाद उठाए गए। एक पक्ष का कहना था कि एमआरसी अभ्यर्थियों को सामान्य सीटों पर चयन मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें आरक्षित सीटों पर रखा गया, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि जिन अभ्यर्थियों ने 5% आरक्षण छूट देकर टीईटी या एटीआरए पास किया, उन्हें बाद में सामान्य श्रेणी का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। यानी कि पूरा विवाद एमआरसी 5% छूट और सामान्य श्रेणी में माइग्रेन को लेकर है। पैरा नंबर 7 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के 18 नवंबर 2020 के निर्णय के बाद चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। इस प्रकार 67,867 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया और वे तब से लगातार कार्यरत हैं। मतलब राज्य सरकार यह बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लगभग 67,867 शिक्षकों को नियुक्ति मिल चुकी है और वे कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं। यह तथ्य सरकार अपनी दलील के समर्थन में प्रस्तुत कर रही है। पैरा नंबर 8 क्या कहता है? इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की गई, लेकिन 27 जनवरी 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट ए संख्या 323/2022 में अंतरिम आदेश पारित कर इस सूची पर रोक लगा दी। बाद में 15 मार्च 2022 को विशेष अपील संख्या 86/2022 में खंडपीठ डिवीजन बेंच ने भी इस पर रोक को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि सरकार ने 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे रोक लगा दिया। बाद में डिवीजन बेंच ने भी उस रोक को सही माना, इसलिए यह अतिरिक्त चयन सूची लागू नहीं हो सकी। बिंदु नंबर 8 को समझे तो इसमें रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान 5/1/2022 को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची एडिशनल सेलेक्ट लिस्ट प्रकाशित की गई, लेकिन इस सूची पर उच्च न्यायालय ने 27/1/2022 के अंतरिम आदेश रोक लगा दी। बाद में इस रोक को 15/3/2022 को विशेष अपील संख्या 86/2022 में डिवीजन बेंच ने अपने निर्णय द्वारा सही ठहराया और इसको बरकरार रखा। इसका मतलब है जब यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था, तब सरकार भर्ती बोर्ड ने 6800 उम्मीदवारों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी कर दी थी।
लेकिन 27 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने इस सूची के लागू होने पर अस्थायी रोक लगा दी। बाद में इस आदेश के खिलाफ स्पेशल अपील नंबर 86/2022 दायर की गई और 15 मार्च 2022 को डिवीजन बेंच ने भी हाई कोर्ट के पहले वाले स्टे आदेश को बरकरार रखा, यानी कि अतिरिक्त चयन सूची पर लगी रोक जारी रखी। बिंदु नंबर 9 क्या कहता है? माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश सिंगल जज ने 13 मार्च 2023 के अपने निर्णय में कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने ATRA 2019 परीक्षा में आरक्षण रिजर्वेशन का लाभ लेकर योग्यता प्राप्त की थी, अर्थात जिन्होंने 60% से अधिक लेकिन 65% से कम अंक प्राप्त किए थे, वे केवल आरक्षित पदों पर नियुक्त पाने के हकदार होंगे। उन्हें आरक्षण अधिनियम की धारा 3 पैरा 6 के तहत सामान्य जनरल ओपन श्रेणी में स्थानांतरण का अधिकार नहीं होगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए माननीय एकल पीठ ने 1 जून 2020 की चयन सूची में संशोधन करने का आदेश दिया तथा 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को निरस्त कर दिया। इसके बाद माननीय एकल पीठ ने आगे निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए। इक्वलिटी और संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से तथा यह ध्यान में रखते हुए कि ये युवा पुरुष और महिलाएं जो शिक्षक के रूप में इस देश के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह इस मामले की विशेष परिस्थिति में हस्तक्षेप करें और उन शिक्षकों के समायोजन के लिए एक नीति बनाए जिन्हें 1/6/2020 की संशोधित चयन सूची रिजर्व सेलेक्ट लिस्ट के कारण सेवा से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार यह नीति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरव प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2018 11 SCC 352 के निर्णय अभ्यर्थियों के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में बनाए, जैसा कि इस निर्णय में ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। मतलब इसका यह है, न्यायालय यह मानता है कि शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि 1 जून 2020 की संशोधित चयन सूची के कारण कुछ शिक्षकों की नौकरी चली जाती है तो उन्हें सीधे बेरोजगार न किया जाए। न्यायालय ने राज्य सरकार को अनुमति दी है कि वह ऐसे शिक्षकों के लिए समायोजन की नीति बनाए। यह नीति सुप्रीम कोर्ट के गौरव प्रधान केस 2018 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार बनाई जाए। अर्थात न्यायालय ने सरकार को यह विकल्प दिया है कि जिन शिक्षकों को संशोधित चयन सूची के कारण हटाया जाना पड़े, उनके हितों की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। यानी कि जो यहाँ पर UR वाले सेलेक्ट हैं उनके बारे में सरकार ने यह बचाव दिया है। बिंदु नंबर 10, दिनांक 13/3/2023 के उपयुक्त निर्णय के विरुद्ध खंडपीठ डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलें दायर की गई, जिनमें प्रमुख अपील स्पेशल अपील संख्या 172/2023 थी। यानी कि 13 मार्च 2023 को जो फैसला एकल न्यायाधीश सिंगल जज ने दिया था उससे असंतुष्ट होकर संबंधित पक्षों ने उसी फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच 2 न्यायाधीशों की पीठ में अपील दायर की। बिंदु नंबर 11 क्या कहता है? खंडपीठ ने दिनांक 13/8/2024 के विवादित निर्णय द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13/3/2023 को दिए गए निर्णय को निरस्त कर दिया तथा निम्नलिखित निर्देश जारी किया। मतलब यह है, डिवीजन बेंच ने 13 अगस्त 2024 को अपना निर्णय सुनाते हुए 13 मार्च 2023 के सिंगल जज के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद डिवीजन बेंच ने आगे पालन किए जाने वाले कुछ निर्देश जारी किए। तो बिंदु नंबर 11 में पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें दिया गया है, राज्य सरकार संबंधित प्राधिकरण 69,000 अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक
के पद पर नियुक्ति के लिए चयन सूची तैयार करेंगे, जिसके आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें जो आगे बिंदु हैं उसको हम लगातार बताते हैं। ATRA 19 के अनुसार, ATRA 2019 के अनुसार सेवा नियमावली 1981 के परिशिष्ट 1 के आधार पर नई चयन सूची फिर से तैयार की जाएगी। इसके लिए 1/6/2020 तथा 5/1/2022 की पहले से जारी चयन सूचियों को नजरअंदाज किया जाएगा। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि माननीय एकल पीठ ने अपने विवादित निर्णय द्वारा 5/1/2022 की 6800 अभ्यर्थियों वाली चयन सूची को पहले ही रद्द कर दिया है। इसके दूसरे बिंदु में यह कहा है, सेवा नियमावली 1981 के अधिनियम 4 में दिए गए गुणांक के आधार पर चयन सूची तैयार करने के बाद उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 के पैरा 6 के अनुसार आरक्षण नीति लागू की जाएगी। इसका पैरा नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी के अंक सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित मेरिट के बराबर या उससे अधिक हैं तो ऐसे मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 का पैरा 6 में प्रावधान है। सरल भाषा में मतलब यह है कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह है, पुरानी चयन सूचियां मान्य नहीं होंगी। ATRA 2019 के आधार पर नई मेरिट सूची तैयार की जाएगी और पहले मेरिट के आधार पर सूची बनेगी, उसके बाद आरक्षण के नियम लागू होंगे। यदि किसी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की मेरिट प्राप्त कर लेता है तो उसे सामान्य वर्ग की सीट पर माना जाएगा, उसकी आरक्षित सीट किसी अन्य पात्र आरक्षित अभ्यर्थी को मिलेगी। इसका पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान 5/1/2022 को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची प्रकाशित की गई, लेकिन इस सूची पर उच्च न्यायालय ने 27/1/2022 के अंतरिम आदेश द्वारा रोक लगा दी। यह अंतरिम आदेश रिट ए संख्या 323/2022 में पारित किया गया था, जिसे बाद में विशेष अपील संख्या 86/2022 में दिनांक 15/3/2022 के निर्णय द्वारा डिवीजन बेंच ने भी सही ठहराया और इसको बरकरार रखा। मतलब जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन पेंडिंग था तब 6800 उम्मीदवारों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2022 को इस सूची पर रोक लगा दी। बाद में 15 मार्च 2022 को डिवीजन बेंच ने भी इस पर रोक लगा दी और पुरानी रोक को बरकरार रखा। बिंदु 4 और 5 हमने पहले पढ़ लिए, उनका हमने एक साथ बता दिया। बिंदु नंबर 6 की तरफ आते हैं। बिंदु नंबर 6 है, विवादित चुनौती दी गई निर्णय एवं आदेश में माननीय एकल पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश में उपयुक्त निर्णय के अनुसार संशोधन किया जाता है। मतलब एकल न्यायाधीश के पहले दिए गए आदेश अब नए निर्णय के अनुसार बदल दिए गए हैं। बिंदु नंबर 7, इस आदेश की प्राप्ति से 3 माह की अवधि के भीतर इस निर्णय के अनुसार संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस फैसले के अनुसार पूरी कार्रवाई आदेश मिलने के 3 महीने के भीतर पूरी कर दी जाए। बिंदु नंबर 12 का जब हम हिंदी करते हैं तो दिनांक 13/8/2024 के विवादित निर्णय से प्रभावित होकर अनेक अभ्यर्थियों ने, जिनमें वे अभ्यर्थी भी शामिल थे जिन्हें डिवीजन बेंच के निर्देश अनुसार सूची लिस्ट दोबारा तैयार किए जाने के कारण चयन सूची से बाहर होने की आशंका थी, इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं SLP दायर की गई। इन याचिकाओं पर 9/9/2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए, जैसे विशेष अनुमति याचिका SLP दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
दूसरा, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं जो 23 सितंबर 2024 तक जवाब देने योग्य होगा। तीसरा, इन विशेष अनुमति याचिकाओं को सुनवाई तथा अंतिम निर्णय के लिए सूचीबद्ध किया जाए। और चौथा नंबर, पीठ के समक्ष सुनवाई को सुगम बनाने के लिए यह सहमति हुई कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री प्रशांत शुक्ला तथा प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता श्री मनदीप कालरा नोडल काउंसलिंग मुख्य समन्वय अधिवक्ता के रूप में कार्य करेंगे और ये सभी पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले तर्कों दस्तावेजों का एक संयुक्त सेट तैयार। जब हम पॉइंट नंबर 13 और 14 को पढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 13 का मतलब यह होता है, इस बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने केवल सुनवाई की प्रक्रिया तय की। इसमें यह बताया गया कि दोनों पक्ष अपने अपने तर्क संयुक्त रूप से लिखित रूप में देंगे और पृष्ठों की सीमा क्या होगी, अंतिम तिथि क्या होगी और उन्हें किस ईमेल पर भेजना है, यह किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में अंतिम फैसला नहीं है। और बिंदु नंबर 14 में दिनांक 19/5/2026 के उपरोक्त आदेश के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों ने 13/8/2024 के डिवीजन बेंच के निर्णय के अनुसार मेरिट सूची को दोबारा तैयार करने का विस्तृत कार्य किया। राज्य सरकार ने 20/7/2026 को इस मामले में शपथ पत्र भी दाखिल किया, जिसमें बताया गया कि संशोधित मेरिट सूची में जिन अन्य उम्मीदवारों का स्थान बनता है उन्हें भी समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति को प्रभावित किए बिना किया जाएगा। यह तभी होगा जब रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो, केवल वही उम्मीदवार शामिल हो जो न्यूनतम आवश्यक योग्यता पूरी करते हैं। इस विशेष व्यवस्था को भविष्य के मामलों में नजीर नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, बिंदु नंबर 14, इस बिंदु का मुख्य अर्थ जो है, सरकार ने अदालत के आदेश के अनुसार मेरिट सूची दोबारा बनाई। यदि नई मेरिट सूची में किसी अन्य अभ्यर्थी का चयन बनता है तो उसे उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की नौकरी नहीं हटाई जाएगी। यह व्यवस्था केवल इस विशेष मामले के लिए है और भविष्य में इस समन्वय या नियम, इस सामान्य नियम को नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, बिंदु नंबर 1 से बिंदु नंबर 14 तक हमने सारी चीजों को समझा, लेकिन सारी चीजों में एक भी चीज जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष की अभी तक नहीं दिखाई दी है। पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ताओं द्वारा एमआरसी वाला मामला, आरक्षण विसंगति वाला मामला, बहुत सारी चीजें कल कोर्ट में रखी जाएंगी। तो जो भी कुछ चीजें रखी जाएंगी उस पर हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।